नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने पारिवारिक स्वास्थ्य को बहुत ही अच्छे से पढ़ा एवं समझा था। इस लेक्चर में हम परिवार कल्याण कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं परिवार कल्याण से। परिवार के चिकित्सकीय, भावनात्मक, सामाजिक एवं सर्वांगीण विकास को ही परिवार कल्याण कहा जाता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि परिवार के सभी सदस्यों को उचित पर्यावरणीय स्वच्छता एवं उचित आवासीय स्वच्छता में पोषण युक्त भोजन प्राप्त हो रहा है तथा परिवार के सभी सदस्यों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में उन्नति हो रही है तो उसे ही क्या कहा जाता है? परिवार कल्याण कहा जाता है। अब परिवार कल्याण के लिए परिवार के सभी सदस्यों के लिए वातावरणीय एवं आवासीय स्वच्छता अनिवार्य है। इसके साथ ही शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं स्वास्थ्य के लिए उनको उचित पोषण युक्त आहार उपलब्ध होना चाहिए। साथ ही उपयुक्त शिक्षा भी होनी चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए और इन सब के लिए वित्तीय सहायता भी अपेक्षित है। यदि वित्तीय सहायता, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ आवास, उचित पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध होगी तो उस परिवार के सभी सदस्यों का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं अन्य सभी तरीके का विकास होगा और इसी वजह से परिवार कल्याण होगा। और इन सब के लिए परिवार में अगर अधिक सदस्य होंगे तो वित्तीय संसाधन भी अधिक रिक्वायर्ड होंगे और सभी सदस्यों की ज़रूरतें भी अलग अलग होंगी जिनको पूरा नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर परिवार कल्याण के लिए परिवार का सीमित होना अति अनिवार्य होता है। इसीलिए जो परिवार नियोजन है, परिवार कल्याण का आशय परिवार नियोजन से भी लिया जाता है। दरअसल हमारे देश में परिवार कल्याण के लिए जो प्रोग्राम चलाया गया था उसको परिवार नियोजन ही कहा जाता था, परंतु बाद में उसमें अन्य आयाम और जोड़ दिए गए, तब से उसे परिवार कल्याण कहा जाता है। तो कुल मिलाकर परिवार कल्याण के लिए परिवार का आकार सीमित होना जरूरी है। इसीलिए जो परिवार कल्याण है उसका आशय परिवार नियोजन से भी लिया जाता है। राइट। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम आखिर है क्या। ये तो हमने समझा कि परिवार कल्याण क्या होता है। अब हम समझेंगे कि परिवार कल्याण कार्यक्रम क्या होता है। दरअसल मैंने अभी बताया है कि परिवार कल्याण के लिए परिवार का आकार सीमित होना जरूरी है। यदि परिवार में माता पिता और 2 बच्चे और कुछ वृद्ध हैं तो वह छोटा परिवार होगा, सुखी परिवार होगा, खुशी परिवार होगा। लेकिन यदि सदस्यों की संख्या अधिक होगी तो उससे फिर परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताएं अधिक होंगी। उनकी स्वास्थ्य आवश्यकताएं, शिक्षा आवश्यकताएं, चिकित्सकीय आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से परिवार के सभी सदस्यों का या परिवार का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। राइट। इसीलिए सीमित परिवार का ही परिवार कल्याण हो सकता है और सीमित परिवार के लिए परिवार का नियोजित होना जरूरी है। राइट। अर्थात यहाँ पर परिवार कल्याण कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने आप के परिवार को सीमित कर सकता है और सीमित परिवार होगा तो परिवार का कल्याण होगा। राइट। फिर अपने परिवार में जो अविवेकपूर्ण एवं अवांछित मातृत्व है उससे भी रोक हो सकती है एवं उसकी जो संतानें हैं उनका उचित तरीके से पालन पोषण हो सकता है। अगर संतानें कम होंगी तो वित्तीय संसाधनों, जो पर्याप्त वित्तीय संसाधन है, उनसे उनकी चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सबका विकास किया जा सकता है। कुल मिलाकर स्पष्ट रूप से कहें तो परिवार नियोजन कार्यक्रम एक परिवार कल्याण कार्यक्रम है जिसे अपनाकर व्यक्ति अपने परिवार के आकार को सीमित कर सकता है, अवांछित
एवं अविवेकपूर्ण मातृत्व को रोक सकता है, साथ ही साथ अपनी संतानों का उचित पालन पोषण भी कर सकता है। और परिवार कल्याण कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि परिवार में जो भी बच्चे का जन्म होता है, परिवार में बच्चे का जन्म इच्छा से हो, अर्थात बच्चे का जन्म नियोजित तरीके से हो, जब माता पिता चाहे तब बच्चे का जन्म हो, राइट, चूक से नहीं या फिर सोच समझकर हो, संयोगवश जो है वो बच्चे का जन्म नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर परिवार कल्याण कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है परिवार को आगे बढ़ाने में नियोजित तरीके से बच्चों का जन्म हो, ताकि हर 2 साल पश्चात जो है, अगर 2 बच्चे हैं और उनके जन्मों में 2 साल का अंतर है तो उससे परिवार भी छोटा होगा, जच्चा एवं बच्चा भी स्वस्थ होंगे, परिवार खुशहाल होगा। यही परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। अब चूंकि परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए हमें नियोजित परिवार को जानना अति अनिवार्य है, तो नियोजित परिवार का सीधा सा मतलब होता है कि यदि परिवार छोटा रहे, राइट, परिवार छोटा रहे एवं बच्चों के जन्मों के बीच में पर्याप्त अंतर हो तो उसे ही जो है नियोजित परिवार कहते हैं। यदि परिवार में बच्चों का जन्म माता पिता की इच्छा अनुसार होता है, उन बच्चों के जन्म में पर्याप्त अंतर होता है, महिला के स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होती है, तो उसे ही क्या कहा जाता है, परिवार नियोजन कहा जाता है, राइट। और जब भी परिवार नियोजन होता है तो उससे राष्ट्रीय स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय स्तर पर जो है जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, राइट। इसीलिए वर्तमान समय में जिस तरीके से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है, हमारे आर्थिक संसाधन हो, प्राकृतिक संसाधन हो, जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। इसीलिए संतुलन के लिए परिवार नियोजन जो है वो अति अनिवार्य होता है। तो नियोजित परिवार से तात्पर्य है कि माता पिता की इच्छा अनुसार बच्चों का जन्म होना, बच्चों के जन्मों में पर्याप्त अंतर होना एवं परिवार का स्वस्थ रहना ही क्या है, परिवार नियोजन होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो परिवार नियोजन है या जनसंख्या नियंत्रण है, इन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है, ये भी आप समझें। जो परिवार नियोजन है या जनसंख्या नियंत्रण है, भले ही ये कई वर्षों से केंद्रीय मुद्दा रहा हो, राइट, लेकिन इन दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि जो परिवार नियोजन है वो अपनी इच्छा अनुसार ही हो सकता है, राइट। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन जीने के अधिकार या अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन या निर्णय लेने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसीलिए लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार ही परिवार नियोजन कर सकता है। लेकिन जनसंख्या नियंत्रण जो है वो योजनाकार की इच्छा है। अगर सरकार है तो सरकार क्या चाहती है, कितनी जन्म दर रखना चाहती है या 2030 तक क्या टारगेट इच्छा रखती है, उस पर जो है वो जनसंख्या नियंत्रण निर्भर करता है, राइट। तो यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन में दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। जो परिवार नियोजन स्वेच्छा से होता है, और अगले टॉपिक में जब हम जनसंख्या नियंत्रण को पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस बात को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, राइट, जरूरी नहीं है कि वो देश के हित में ना हो, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो फिलहाल में यहाँ पर परिवार नियोजन और जो जनसंख्या नियंत्रण है ये एक केंद्रीय मुद्दा है, और यदि हमें हमारे देश का सर्वांगीण विकास करना है, जनसंख्या विस्फोट को रोकना है, राइट, स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना है, तो वहाँ पर परिवार नियोजन का होना अति अनिवार्य है, जिसे हम इसके उद्देश्य से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर प्रश्न पूछा जाता है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए या परिवार कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्य बताइए, तो ये दोनों ही चीजें एक ही हैं, राइट। दरअसल अगर हम देखें यहाँ पर तो 1951-52 में ही हमारे देश में जो है कार्यक्रम शुरू हो गया था, राइट। और इसी कार्यक्रम में
इसी कार्यक्रम को, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है, इसी कार्यक्रम में जब माँ बच्चों की देखभाल, बच्चों की जानलेवा बीमारियों से रोग के सुरक्षा के साथ साथ अन्य कार्यक्रम को भी जोड़ दिया था। तो परिवार नियोजन में जब माँ की देखरेख हो जाएगी, बच्चों की देखभाल हो जाएगी, रोगों से मुक्ति हो जाएगी, तो इसी कार्यक्रम को ही क्या कहा जाने लगा? परिवार कल्याण कार्यक्रम कहा जाने लगा। राइट। तो इस तरीके से अगर एग्जाम्स में अगर परिवार नियोजन का उद्देश्य पूछा जाता है या महत्व पूछा जाता है या परिवार कल्याण का महत्व पूछा जाता है, तो दोनों लगभग क्या है? एक ही चीज है। तो अब हम यहाँ पर परिवार नियोजन के उद्देश्य या परिवार कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्यों को पढ़ेंगे, जो कि 5 नंबर में पूछा जा सकता है। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हमारे देश में परिवार नियोजन के लिए या सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति जो है वो जागृत करना है। राइट। दरअसल हमने यूनिट 2 में जो डेमोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश था, उसमें हमने बहुत अच्छे से ये समझा था कि जनसंख्या वृद्धि में कौन कौन से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और दरअसल हमारी जो सामाजिक विचारधारा है, ये सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे देश में पुत्र की चाह हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। राइट। पुत्र की चाह, मोक्ष की प्राप्ति, बुढ़ापे का सहारा। राइट। या जो है परिवार के सदस्य अधिक होंगे तो परिवार की जो है वो शक्ति अधिक होगी। इस तरीके की जो कई विचारधाराएं हैं, जिसकी वजह से अधिक बच्चों को उत्पन्न करने की प्राथमिकता दी जाती है। तो वहीं धार्मिक कारण भी होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जन्म को बाधित करने को पाप समझा जाता है या अधार्मिक समझा जाता है। तो इस वजह से जो है सामाजिक विचारधारा, जिसकी वजह से परिवार नियोजन को अपनाने में परिवार हिचकिचाते हैं। राइट। उनको जागरूकता करना, ताकि व्यक्ति सीमित परिवार के लिए जो है वो इच्छुक हो सके। तो पहला उद्देश्य है कि सीमित परिवार के लिए इच्छा शक्ति का जागृत करना। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जो महिला है उसको स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। अगर यहाँ पर 2 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो गर्भधारण की आयु है वो 18 वर्ष से क्या होनी चाहिए? अधिक होना चाहिए। राइट। 18 वर्ष से अधिक आयु पश्चात अगर गर्भधारण होगा या परिवार नियोजन होगा तो उससे महिला के स्वास्थ्य पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वहीं जब एक बच्चे का जन्म हो जाता है तो दूसरी बच्चे की प्लानिंग जो है वो 2 वर्ष पश्चात होनी चाहिए, ताकि उससे भी जो है न केवल बच्चों का पालन पोषण अच्छे से हो सकेगा, बल्कि जो माता है उसके स्वास्थ्य की भी जो है वो देखभाल हो सकेगी, अच्छा स्वास्थ्य होगा। इसीलिए परिवार कल्याण कार्यक्रम का दूसरा उद्देश्य है बच्चों की संख्या को 2 तक सीमित करना। राइट। ताकि बच्चों का भी भली भांति पोषण लालन पालन हो सके और माता के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़े। तीसरा कि जो संतान उत्पत्ति है, बच्चों के जन्म का जो अंतराल है, राइट, उसमें भी वृद्धि करना 2 वर्ष या उससे अधिक। राइट। फायदे वही होंगे। फिर अगला हो जाएगा कि जो संतान उत्पत्ति का जो नियंत्रण है उसके तरीकों की जानकारी देना और संतान उत्पत्ति नियंत्रण के जो साधन है वो मुहैया कराना। दरअसल हमारे देश में जो है अवांछित गर्भधारण को कैसे रोका जाए, उसके लिए क्या उपाय होती हैं, क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या विधियाँ होती हैं, इसके बारे में जन जागरूकता है ही नहीं। एटलीस्ट ना तो चर्चा होती है, ना ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित है और ना ही लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जाता है। इसीलिए परिवार कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि वो बच्चों के जन्म के नियंत्रण पर जो है सोच सके एवं निर्णय ले सके। इसके साथ ही हमारे देश में परिवार नियोजन के लिए जो भी साधन है या जो भी उपाय है उसके लिए वित्तीय सहायता अपेक्षित होती है। इसीलिए अगर ये उपाय
अगर महंगे होंगे तो हो सकता है परिवार नियोजन जो है वो जन सामान्य तक नहीं पहुंच पाएगा। इस वजह से जो सुलभ तरीके हैं उनकी खोज करना एवं अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना, ताकि संतान उत्पत्ति नियंत्रण के सुलभ एवं सस्ते उपायों के बारे में जो है खोज की जा सके। राइट। वहीं जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है उससे बचना। राइट। परिवार नियोजन होगा, बच्चों की संख्या सीमित होगी तो जनसंख्या की जो दर है या वृद्धि दर है वह भी कम हो जाएगी। फिर जनसंख्या में गुणात्मक सुधार करना, यहाँ पर कम परिवार मतलब अगर छोटा परिवार होगा तो उसकी शिक्षा स्वास्थ्य पर अच्छा ध्यान दे पाएंगे, जिससे परिवार की स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो या परिवार का सर्वांगीण विकास होगा। इसके साथ ही जो परिवारों की जो सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का जो है मार्ग, राइट, उसको प्रशस्त करना। कुल मिलाकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देना ही इस परिवार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जिसको हमने यहाँ पर समझा है। अब हम परिवार नियोजन के लाभ को पढ़ेंगे या फिर महत्व को पढ़ेंगे। तो एग्जाम्स में पूछा जा सकता है परिवार नियोजन या परिवार कल्याण कार्यक्रम के महत्व को लिखिए या महत्व की विवेचना कीजिए। आप परिवार नियोजन के लाभ के संबंध में तर्क प्रस्तुत कीजिए या परिवार नियोजन के लाभ क्या हैं संक्षेप में लिखिए। इस तरीके के कई प्रश्न जो है वो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो परिवार नियोजन से तात्पर्य है बच्चों का जन्म इच्छा से हो। राइट। संतान उत्पत्ति का जो समय अंतराल है वह पर्याप्त या 2 वर्ष से अधिक हो और माता का स्वास्थ्य भी भली भांति रहे, यही क्या कहलाता है, परिवार नियोजन कहलाता है। और परिवार नियोजन से तात्पर्य या परिवार नियोजन का लाभ केवल और केवल जनसंख्या नियंत्रण नहीं है। राइट। अगर सभी व्यक्ति परिवार नियोजन को अपनाते हैं तो उससे राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या नियंत्रण तो अवश्य ही होगा। इसके साथ साथ परिवार नियोजन से उस परिवार को भी अत्यधिक लाभ होता है और उस लाभ को हम यहाँ पर निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। कुल मिलाकर परिवार नियोजन से राष्ट्रीय स्तर पर तो जनसंख्या नियंत्रण होता है, बल्कि उस परिवार को भी जो लाभ होता है उसको समझते हैं। सबसे पहला हो जाएगा बच्चों को लाभ। राइट। परिवार नियोजन से बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। परिवार नियोजन होगा तो 2 बच्चों के जन्मों में 2 या 2 से अधिक वर्षों का क्या रखा जाएगा, अंतराल रखा जाएगा। अर्थात जो बच्चा है जिसका जन्म हुआ है उसका भरपूर तरीके से 2 वर्षों तक जो है वो पालन पोषण किया जाएगा। उसके स्वास्थ्य की निगरानी होगी। राइट। उसको उचित पोषण दिया जाएगा। राइट। जिसकी वजह से उस बच्चे का जो है भले ही स्वास्थ्य हो या उसका पढ़ाई हो, राइट, या उसका पालन पोषण हो, बहुत ही अच्छे तरीके से होगा और वह जो बच्चा है वो शिक्षित भी होगा, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, भविष्य में वो देश का एक अच्छा नागरिक भी बनेगा जो कि अच्छे समाज के निर्माण में भूमिका निभाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा, माता पिता को लाभ मिल जाएगा। अब परिवार नियोजन से माता एवं पिता दोनों के स्वास्थ्य पर जो है वो अच्छा प्रभाव पड़ता है एवं दोनों का जो वैवाहिक जीवन है वह भी संतुलित रहता है। यदि परिवार छोटा रहेगा, नियोजित होगा, तो परिवार की आवश्यकताएं भी कम होंगी। राइट। और उस वजह से जो परिवार के सदस्य हैं, माता पिता, उनका जीवन स्तर ऊंचा होगा और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। और इसमें जो बच्चे की माता है उसके स्वास्थ्य पर तो इसका सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अगर बच्चों के जन्म में अंतर कम होगा तो उसका बहुत ही अधिक नकारात्मक प्रभाव माता के शरीर पर पड़ता है। और कई बार लगातार एवं निरंतर गर्भधारण की वजह से और प्रसव की वजह से जीवन भर की जो है बीमारियां या रोग कई बार माता को लग जाते हैं। लेकिन अगर गर्भधारण में और प्रसव में पर्याप्त अंतर होता है तो जो माता है उसका स्वास्थ्य जीवन पर्यंत जो है वो अच्छा रहता है। राइट। और इसके साथ ही
जो है माता पिता पर मानसिक जो है दबाव भी नहीं होता है, जिसकी वजह से भी उनका जीवन स्तर अधिक होता है या ऊंचा हो जाता है। तीसरा हो जाएगा समाज को लाभ। अब सीधी सी बात है कि जो परिवार है वो समाज के निर्धारण की मूल इकाई होती है, और यदि परिवार नियोजित होगा, परिवार स्वस्थ होगा, शिक्षित होगा, परिवार का सर्वांगीण विकास होगा, तो इससे एक अच्छे एवं स्वस्थ उन्नत समाज का भी क्या होगा, निर्माण होगा। राइट। फिर परिवार नियोजन का लाभ जो है वो राष्ट्र को भी मिलेगा। यदि हर एक क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति परिवार नियोजन को अपनाता है तो राष्ट्रीय स्तर पर जो जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या विस्फोट जैसी जो जटिल समस्याएं हैं उन समस्याओं के सुलझाने में मदद मिलेगी। इसके साथ में हमारे जो जितने भी प्राकृतिक एवं वित्तीय संसाधन हैं उन संसाधनों की मदद से हम हमारे जो नागरिक हैं उनके जीवन स्तर में बढ़ोतरी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर जनसंख्या नियंत्रण होगा तो उससे गरीबी, बेरोजगारी एवं आर्थिक समानता जैसी जो जटिल समस्याएं हैं उनको भी हल करने में क्या मिलेगा, फायदा पहुंचेगा। अब हम समझते हैं परिवार नियोजन या परिवार कल्याण वर्तमान आवश्यकता क्यों है। ये भी 11 नंबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि परिवार नियोजन या परिवार कल्याण वर्तमान आवश्यकता है, इसको समझिए। तो अभी जो हमने पढ़ा था वो सामान्य परिप्रेक्ष्य में परिवार नियोजन के लाभ पढ़े थे। अब हम यहाँ पर ये समझेंगे कि जो परिवार नियोजन है वो वर्तमान आवश्यकता क्यों है। तो इसको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला यहाँ पर हो जाएगा कि भले ही हमारा भारतीय समाज राइट पुरुष प्रधान समाज है जिसमें पुरुषों का वर्चस्व होता है, परंतु हमारे लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक संविधान में महिलाओं को समान अधिकार दिए गए हैं तथा महिला सशक्तिकरण जैसे कार्यक्रमों से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार हो रहा है एवं महिलाएं भी अब हर एक क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी करना चाहती हैं। इसीलिए वर्तमान में महिलाएं भी एक अच्छा स्वास्थ्य राइट, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा एवं नौकरी की जो है नौकरी को प्राथमिकता देती हैं। चूंकि बच्चे अगर अधिक होंगे तो महिलाओं को अधिक समय अपने बच्चों के पालन पोषण में दिया जाएगा। इसलिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण दौर में यह विचार बार बार उभर कर आ रहा है कि बेहतर जीवन स्तर हेतु राइट, महिलाओं के बेहतर जीवन स्तर हेतु ये परिवार नियोजन मौलिक मानवीय हक है राइट। और मौलिक मानवीय हक के नाते ही हर एक परिवार या हर एक व्यक्ति को परिवार नियोजन अपनाना चाहिए। दूसरा है वर्तमान समय में महिलाओं की शारीरिक स्थिति में भी परिवर्तन हो रहे हैं, जिस वजह से सिजेरियन डिलीवरी या हॉस्पिटल में जो प्रसव है राइट, ऑपरेशन के माध्यम से प्रसव, इनकी संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी होती जा रही है। अगर इस स्थिति में भी अगर परिवार नियोजन नहीं होगा और निरंतर तरीके से अगर प्रसव होगा तो परिवार जो महिलाएं हैं, महिलाओं के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है उनको जीवन भर के लिए रोग भी प्राप्त हो सकते हैं। इस वजह से जो परिवार नियोजन के माध्यम से जन्मों में पर्याप्त अंतर होना चाहिए बच्चों के जन्मों में राइट, ताकि महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहे, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, फलस्वरूप पारिवारिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो सके राइट। परिवार नियोजन महिलाओं को अधिक स्वतंत्रता, ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सके राइट, स्वास्थ्य पर ध्यान दे सके, अपना नौकरी कर सके, इसके साथ साथ ही उनको समान अधिकार भी प्राप्त होंगे। अगर परिवार छोटा रहेगा तो जो महिलाएं हैं वो माता के रूप में 4-5 वर्ष जो है बच्चों की देखरेख करेंगी, उसके बाद में वो अपने जीवन की जो है स्वतंत्रता है या अपनी जो इच्छुक कार्य हैं उन पर ध्यान दे सकती हैं राइट। तीसरी चीज, वर्तमान समय में जो है वर्तमान समय की सामाजिक धारा विचारधारा में भी परिवर्तन हो गया है राइट। सामाजिक विचारधारा बदल रही है जिसमें बच्चों को अब बुढ़ापे की लाठी नहीं माना जाता है, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर या जो बीमा क्षेत्र है वो अच्छा कार्य कर रहा है। कई सामाजिक
कई सामाजिक कार्यक्रम भी चल रहे हैं जो कि बुजुर्गों के देख रेख में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसीलिए इसके साथ ही अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी आ चुकी हैं। इस वजह से अगर 2 बच्चे जन्म लेते हैं तो वो उनकी जो जीवित होने की संभावना भी बढ़ गई है। इसीलिए अगर वर्तमान समय में अगर हम देखा जाए तो चाहे वो पुरुष हो या वो स्त्री हो, उसको अगर विकल्प दिया जाए कि तुम्हें कितने बच्चे चाहिए, तो न्यूनतम 2 और अधिकतम भी 2 जो है बच्चों को वर्तमान समय में परिवार ध्यान देते हैं। इसके साथ ही 2 बच्चे भले ही बेटे हों या दोनों ही बेटियां हों, इसमें भी वर्तमान समय में परिवार जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं, राइट। फिर माता का स्वास्थ्य अच्छा हो, महिलाओं को रोगों से महिला रोग है उनसे निवारण मिल सके, इसके लिए भी परिवार नियोजन वर्तमान की आवश्यकता है। इसके साथ ही अगर परिवार नियोजित होगा तभी जो महिला है वो अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, अपने परिवार पर उपयुक्त समय दे पाएगी, जिससे पारिवारिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और परिवार का सर्वांगीण विकास भी होगा। इसके साथ ही अगर परिवार नियोजन होगा, बच्चों के जन्म में अंतर होगा, 2 से अधिक बच्चे नहीं होंगे, अर्थात निरंतर अगर गर्भधारण भी नहीं होगा, तो उससे प्रसव के समय शिशु एवं माता दोनों के जो रोग संबंधी खतरे हैं या उनकी जाने के तक जो खतरे हैं, उनसे भी क्या होती है, उनकी संभावना भी कम हो जाती है। इसके साथ ही अंतोगत्वा हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सुख चाहता है, आनंद चाहता है, और इसके लिए छोटा परिवार अति अनिवार्य है। इसीलिए छोटा परिवार स्वस्थ, सुखी और संतुष्ट परिवार होता है। यह विचारधारा भी जो है वो प्रबल रूप से समाज में फैल रही है। इस वजह से भी परिवार नियोजन वर्तमान आवश्यकता है, राइट। अब यहाँ पर वर्तमान समय में जो महिलाओं की आयु है वो 20 वर्ष से अधिक होगी, तो शिशु के जन्म के समय भी उनके स्वास्थ्य पर कोई भी खतरा नहीं रहेगा, राइट। इसके साथ ही अगर कम बच्चे होंगे तो चाहे वो माता हो या पिता हो, पालक उनकी अच्छे से देखभाल कर पाएंगे। इससे बच्चों का भविष्य में जो विकास है, शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, वह भी अच्छा होगा, राइट। इसके साथ ही बच्चों की जो भौतिक आवश्यकताएं हैं, चाहे वह उनकी आहार हो, कपड़े हो, शिक्षा हो, राइट, या उन पर जो व्यय है, परिवार के द्वारा उस व्यय को आसानी से वहन किया जा सकता है, राइट। क्योंकि वर्तमान समय में हमारे प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन जो हैं, उनमें उतनी गति से वृद्धि नहीं हो रही है जितनी गति से जनसंख्या बढ़ रही है, राइट। इसीलिए वर्तमान समय में जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो व्यय है उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है। परिवार नियोजित होगा तो बच्चों के उपयुक्त पोषण, कपड़े, इसका भी व्यय जो है वो आसानी से वहन हो जाएगा, राइट। फिर बच्चे बड़े होने पर एक उपयोगी नागरिक बनेंगे, उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, तो वो मानव संसाधन के रूप में देश के सर्वांगीण विकास में अपनी भूमिका निभाएंगे, राइट। और चूंकि छोटा जो परिवार है, अगर खर्चे कम होंगे तो उससे आर्थिक स्तर में भी सुधार आएगा, राइट। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वर्तमान समय में महिलाएं भी नौकरी को प्राथमिकता देती हैं, राइट। अब परिवार का एक तरीके से पारिवारिक जो देखरेख है या परिवार में बच्चों को पालने की जो भूमिका है या परिवार को संभालने की जो भूमिका है, उससे आगे निकलकर महिलाएं हर एक क्षेत्र में जो है वो प्राथमिकता दे रही हैं, राइट। और अगर कम बच्चे होंगे तो महिलाएं अपनी शिक्षा पर और अपने जो कार्य हैं उसमें भी सुधार कर पाएंगी, उनके पास में पर्याप्त समय होगा। और इसके साथ ही जो माता है उसका भी सामाजिक दर्जा बेहतर होगा, राइट। तो ये सब जो है हमने यहाँ पर वर्तमान क्षेत्र में या वर्तमान परिदृश्य में पारिवारिक नियोजन या परिवार कल्याण की आवश्यकता क्यों है, इसको अच्छे से समझ लिया है। अब हम समझेंगे भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम या परिवार नियोजन कार्यक्रम कब शुरू हुआ और किस तरीके से संचालित हो रहा है। तो ये भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है। भारत में परिवार कल्याण कार्यक्रम या नियोजन कार्यक्रम पर प्रकाश डालिए या समझाइए, तो हम इसको समझते हैं।
राइट। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय पे भी हमारे देश के समक्ष कई चुनौतियां थी। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी आदि समस्याएं उस समय पर भी बहुत ही जटिल रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत थी। इसी वजह से स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में जनसंख्या नियंत्रण को प्राथमिकता दी जाने लगी, राइट। और परिवार नियोजन एवं परिवार कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम 1951 से ही चलाना प्रारंभ कर दिया। अर्थात भारत में परिवार नियोजन 1951 से ही प्रारंभ हो गया था। और इस परिवार नियोजन का उद्देश्य था कि जो जनसंख्या है उस पर अंकुश लगाना, जनसंख्या वृद्धि दर को कम करना, और जो जन्म दर है, जन्म दर है, राइट, उसको कम करना, मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर को कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना, राइट। इसके साथ ही जो विभिन्न प्रकार की संक्रामक बीमारियां हैं या प्रत्यक्ष जो प्रतिरक्षीकरण है, पोषण है, दस्त नियंत्रण है, सुरक्षित प्रसव, राइट, इन सभी कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षा एवं प्रसार कार्यक्रमों को पूरे देश में परिवार नियोजन के माध्यम से चलाया जा रहा है और इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा रही है। अब जैसा कि मैंने बताया कि 1951 में जब ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था तो इसका नाम था परिवार नियोजन, लेकिन 1978 में इस कार्यक्रम को मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम से जोड़ दिया गया। अर्थात अब परिवार नियोजन के साथ साथ मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम, जिसमें व्यक्ति को या समाज को विवाह की जो सही उम्र है उसके बारे में जागरूकता, गर्भावस्था में जो देखभाल है, सुरक्षित प्रसव, मां तथा बच्चे की देखभाल, बच्चों की जानलेवा बीमारियों से सुरक्षा हेतु टीके लगवाने के कार्यक्रम भी परिवार नियोजन के साथ साथ में चलने लग गए। इस वजह से ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, परिवार कल्याण कार्यक्रम का, परिवार जो कल्याण कार्यक्रम है ये इसका नाम कर दिया गया, राइट। और जो परिवार कल्याण कार्यक्रम है इसके नीतिगत लक्ष्य भी जो है वो बनाए गए और इसके नीतिगत लक्ष्यों में ये निर्धारित किया गया कि परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या को एक ऐसी सीमा तक पहुंचने देना ताकि हमारे पास उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन, वित्तीय संसाधन एवं जनसंख्या की आवश्यकताओं में संतुलन स्थापित हो जाए। अर्थात वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए जो प्राकृतिक संसाधन है वो उनके लिए संकटग्रस्त ना हो सके और उनको भी अति उत्तम गुणवत्ता के साथ में प्राकृतिक संसाधन जो है वो उपलब्ध हो सके, राइट। ऐसा इसमें नीतिगत जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया था और कुल मिलाकर ये जो परिवार नियोजन कार्यक्रम था इसका मुख्य उद्देश्य परिवार की जो जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसको कम करने का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी इसमें रखा गया, जिसको कई माध्यम से हमारे देश में जनसंख्या नियोजन को प्रचार प्रसार किया गया, राइट। संतान उत्पत्ति नियंत्रण के जो उपाय हैं, जो माध्यम है, उनके बारे में जनता को जानकारी दी गई, उनको वितरित किया गया, राइट, ताकि व्यक्ति जो है वो जनसंख्या नियंत्रण के बारे में जागरूक हो जाए। कुल मिलाकर यहाँ पर कार्यक्रम चलाया गया जिसके माध्यम से प्रचार किया गया कि परिवार जानबूझकर अपनी इच्छा अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए। अर्थात जो है परिवार को स्वेच्छा से आगे बढ़ना चाहिए, ना कि संयोगवश या भूल से, राइट। इसके साथ ही जब 2 या 2 से अधिक संतानें उत्पन्न होंगी तो अधिकतम 2 या 3 संतानों को प्राथमिकता देना चाहिए और उनके बीच में जो है उनके जन्म वर्ष जो जन्म है उनमें भी अंतर होना चाहिए। और इसके लिए कई कार्यक्रम भी चलाए गए थे, जैसे गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी देना और उनका वितरण, राइट, गर्भ निरोधक दवाइयाँ, राइट, ऑपरेशन, राइट, लूप व्यवस्था या इंजेक्शंस, इनका न केवल जानकारी दी गई बल्कि जन सामान्य तक इनका वितरण भी किया गया ताकि परिवार नियोजन हो सके और उस वजह से
परिवार नियोजन हो सके और उससे न केवल उस परिवार का सर्वांगीण विकास हो बल्कि हमारे देश का भी सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये था यहाँ पर भारत में परिवार कल्याण एवं परिवार नियोजन। राइट, अब हम यहाँ पर परिवार नियोजन की प्रमुख पद्धतियों के बारे में समझते हैं। राइट, ये भी 11 नंबर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो परिवार नियोजन की पद्धतियां, परिवार नियोजन किस तरीके से किया जा सकता है, परिवार नियोजन की प्रमुख विधियां या परिवार नियोजन की पद्धतियां, इसको हम यहाँ पर आसानी से जो है समझेंगे। परिवार नियोजन की पद्धतियों को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हो जाएगी अस्थायी पद्धति, राइट, उसके बाद में प्राकृतिक पद्धति और उसके बाद में क्या हो जाएगी, स्थायी पद्धति हो जाएंगी। राइट, तो यहाँ पर परिवार नियोजन को अस्थायी पद्धति से, राइट, उसके बाद में प्राकृतिक पद्धति और स्थायी पद्धति से परिवार नियोजन किया जा सकता है। तो इनको हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, अस्थायी पद्धतियां। राइट, संतान उत्पत्ति नियंत्रण के लिए अस्थायी तौर पर कुछ उपाय किए जाते हैं और उन उपायों में सबसे पहला हो जाएगा अंतः गर्भाशयीन क्या हो जाएगा, साधन हो जाएगी। राइट, तो जो अंतः गर्भाशयीन साधन होता है ये एक पॉलीथिन का दोहरे आकार का साधन होता है जिसको लिपीज लूप भी कहा जाता है। राइट, तो जो IUD होता है अंतः गर्भाशयीन साधन, एक लिपीज लूप होता है और दूसरा होता है कॉपर टी। राइट, और इन दोनों के माध्यम से ही गर्भावस्था को रोका जा सकता है। इन दोनों की विशेषता ये होती है, लिपीज ट्यूब और कॉपर टी, कि इसकी वजह से जो फर्टिलाइज्ड एग्स है या निषेचित ओवम है वो गर्भाशय की दीवार से नहीं जुड़ पाते हैं या चिपक नहीं पाते हैं, और जब तक फर्टिलाइज्ड एग्स गर्भाशय की दीवार से नहीं चिपकेंगे तब तक जो है वो गर्भधारण नहीं होगा। राइट, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा डायफ्राम हो जाएगा। डायफ्राम भी एक ऐसा उपाय होता है जिसकी वजह से जो शुक्राणु है, राइट, शुक्राणु है वो गर्भाशय में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, और जब शुक्राणु एवं अंडाणु आपस में नहीं मिलेंगे तो निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं हो पाएगी और उससे भी जो है वो गर्भावस्था या गर्भधारण नहीं होगा। तीसरा हो जाएगा यहाँ पर कंडोम या निरोध हो जाएगा। चौथा हो जाएगा हार्मोनल पद्धति या गर्भ निरोधक क्या हो जाएंगी, गोलियां हो जाएंगी या इंजेक्शन हो जाएंगे। दरअसल जो महिलाओं का मासिक धर्म होता है उस मासिक धर्म में जो हार्मोन होते हैं उनमें काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, और हार्मोन में उतार चढ़ाव की वजह से ही एक निश्चित या उपयुक्त समय में जब संभोग किया जाता है तो उससे भी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। राइट, अगर इन गोलियों के माध्यम से, जो निरोधक गोलियां हैं, राइट, उनके माध्यम से अगर उनका प्रयोग किया जाए तो हार्मोन के उत्पादन पर या उनके उत्सर्जन पर, स्त्रावण पर कमी या वृद्धि की जा सकती है और इससे भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। राइट, और ये जो हार्मोनल पद्धति होती है इसमें निरोधक गोलियां भी आती हैं और इंजेक्शंस भी आती हैं जिनके प्रयोग से गर्भधारण को या प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है। राइट, अब यहाँ पर अगला हो जाएगा प्राकृतिक पद्धतियां हो जाएंगी। राइट, प्राकृतिक पद्धतियों के माध्यम से एक समय विशेष में यौन संबंध स्थापित न करके भी जो है परिवार नियोजन किया जा सकता है। इसके बारे में लोगों को स्पष्ट रूप से जानकारी होना अति आवश्यक है, जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा कि रिदम या सुरक्षित अवधि क्या हो जाएगी, पद्धति हो जाएगी। राइट, तो जो रिदम या सुरक्षित अवधि पद्धति है ये दिनों की गणना पर आधारित होती है। राइट, और जो रजोधर्म के उर्वरक अवधि में यदि संभोग ना करें तो उससे भी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं होगी। दूसरा हो जाएगा ओव्यूलेशन पद्धति हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि महिलाओं में जो है मासिक धर्म की वजह से हार्मोन्स का जो उतार चढ़ाव होता है और इस वजह से मासिक धर्म के 12वें से लेकर जो 20वां दिन होता है उसमें गर्भधारण की सबसे अधिक
स्थिति होती है या जिसको सबसे अधिक उर्वरक काल कहा जाता है, राइट। और उस उर्वरक काल में यदि संभोग किया जाता है तो उससे भी प्रेगनेंसी हो सकती है। इसीलिए यदि डिंब क्षरण के समय, राइट, जिसको अंग्रेजी में ही ओवल्यूशन पद्धति कहा जाता है, तो डिंब क्षरण के समय यदि संभोग ना किया जाए तब भी प्राकृतिक तरीके से जो ओवल्यूशन पद्धति होगी, राइट। और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर संभोग अंतर्बाधा हो जाएगा, राइट। कुल मिलाकर प्राकृतिक पद्धतियां वे पद्धतियां होती हैं जिसमें यौन संबंध उस विधि से और उस समय में स्थापित किए जाते हैं जिसमें गर्भधारण होने की संभावना सबसे कम होती है, राइट। तो ये हो जाएंगी प्राकृतिक पद्धतियां। तीसरा यहाँ पर हो जाएगी स्थायी विधियां, राइट। स्थायी विधियों में क्या हो जाएगा, महिला नसबंदी हो जाएगी और क्या हो जाएगी, पुरुष नसबंदी हो जाएगी, जिसकी खबरें आप न्यूज़पेपर्स में जरूर पढ़ते होंगे। दरअसल स्थायी विधियों के माध्यम से जो महिला नसबंदी है वो कई वर्षों से चल रही है। तो स्थायी विधियों में पहला हो जाएगा महिला नसबंदी हो जाएगी। जो महिला नसबंदी है ये शल्य क्रियाओं के माध्यम से जो है वो संपन्न होती है, राइट। और इस शल्य क्रिया में, राइट, इस शल्य क्रिया में जो फैलोपियन ट्यूब है उनके दोनों तरफ एक छोटा सा भाग निकाल दिया जाता है और फैलोपियन जो ट्यूब है उसी में ही प्रेगनेंसी जो भ्रूण है, भ्रूण का विकास फैलोपियन ट्यूब में होता है, जिसको दोनों तरफ से कुछ जो है भाग निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर महिलाओं में स्थायी रूप से जो है वो फैलोपियन ट्यूब में गर्भ का विकास ही नहीं होगा, तो उससे प्रेगनेंसी हो ही नहीं पाएगी, राइट। और इसको जो है प्रसव के 7 दिन पश्चात जो है वो कर दिया जाना चाहिए, लेकिन किसी भी समय में जो है महिला नसबंदी हो सकती है। और ये एक ऐसी शल्य क्रिया होती है जिसमें महिलाओं को लगभग 1 महीने तक बड़ी सावधानी से जो है ध्यान रखना पड़ता है ताकि उनका पोषण उचित तरीके से हो सके, राइट। और महिला नसबंदी कई बार खबरों में भी रहती है क्योंकि कई बार सरकार शिविर के माध्यम से सरकारी कार्यक्रमों में जो महिला नसबंदी को प्रमोट करती है, और कई बार जो सरकारी शिविर होते हैं या सरकारी अस्पतालें होती हैं उसमें अस्वच्छ वातावरण में, राइट, अस्वच्छ वातावरण में अस्वच्छ साधनों से महिला नसबंदी की जाती है, जिसकी वजह से कई बार महिलाओं की जान तक चली जाती है या उनको संक्रामक बीमारियां लग जाती हैं, राइट। इसीलिए महिला नसबंदी के लिए आवश्यक है कि ऑपरेशन थिएटर में उचित जो है साफ सफाई के माध्यम से उचित उपकरणों से महिला नसबंदी होना चाहिए, राइट। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा पुरुष नसबंदी हो जाएगी। पुरुष नसबंदी जो है वो महिला नसबंदी से सरल और सुरक्षित होती है, राइट, जिसमें जो शुक्रवाह होता है उसके दोनों तरफ छोटा सा टुकड़ा निकाल दिया जाता है, जिससे शुक्राणुओं का जो है शुक्राणुओं का निर्गत नहीं हो पाता है, राइट। इसके साथ ही ये महिला नसबंदी से आसान होती है, परंतु पुरुष प्रधान समाज में पुरुष नसबंदी को प्राथमिकता कम ही दी जाती है, महिला नसबंदी को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। तो ये हमने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से परिवार नियोजन की विधियाँ, परिवार नियोजन की पद्धतियाँ भी पढ़ ली हैं। अब अगले लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।